मोदी ने किया इतना मजबूर, क्षेत्रीय छत्रपों के फासले होने लगे दूर। बड़ा सवाल, क्या बदल गया डीएनए और मन, या महज हो रहा वजूद बचाने का जतन? जनता परिवार के जमावड़े के बाद एक महागठबंधन का शिलान्यास हुआ था। बड़े जोर शोर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने की बिसात बिछी थी। सलाह हुई, सहमति बनी। अब इस महागठबंधन में गांठ बांधने की खातिर फिर से मिलने की बात तय हुई थी, लेकिन अब जब मिले तो फिर भी रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। आलापा गया वही पुराना राग। मोदी ने किया इतना मजबूर, क्षेत्रीय छत्रपों के फासले होने लगे दूर। बड़ा सवाल, क्या बदल गया डीएनए और मन, या महज हो रहा वजूद बचाने का जतन? दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के आवास पर फिर जनता परिवार इकट्ठा हुआ, लेकिन जिस विलय के जरिए महागठबंधन का निर्माण होना था वो आज भी नहीं हुआ। इसलिए सवाल यह है कि जब बुनियाद ही नहीं रखी जा पा रही है तो फिर कैसे चलेगा ये रिश्ता? कहते हैं कि मजबूरी भी कभी कभी जरूरी बन जाती है। अब बदले माहौल में मोदी की छाया से छटपटाहट बढ़ी तो जनता परिवार भी एक छतरी के नीचे आने को मजबूर हो गया। अब सहमति का शिलान्यास तो पहले ही हो गया था, आज उद्घाटन का उद्घोष होना था। मरे हुए मुहूर्त की आवाज मुखर होना चाहती थी, लेकिन महागठबंधन में गांठ का मुहूर्त नहीं बना। फिर नई तारीख का ऐलान हुआ कि 22 दिसंबर को इन सभी दलों का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा। दिल्ली में धरना का कार्यक्रम होगा दिन भर का। यानी नतीजा आज भी ढाक के 3 पात ही रहा। विलय की बुनियाद पर महागठबंधन का मोर्चा बुना जाना था, लेकिन मुखिया मुलायम के अधिग्रहण से आगे नहीं जा सके आज भी। फिर कैसे बनेगा 7 जन्मों का ये सियासी गठबंधन? आपस में जो पार्टियों के मिलने की बात है, जिसको यूनिटी कह लीजिए या और भी कोई भी नाम आप दे दें, तो इसके लिए आज की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है। सब लोगों ने उनको ऑथोराइज कर दिया गया है। ये सच है कि दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है, लेकिन जेपी और लोहिया ही सारे समाजवादियों को साथ ला पाए थे। उसके बाद तो इनका डीएनए कभी मिल ही नहीं पाया। फिर ये ऐसे कैसे लड़ेंगे उदास मौसम के खिलाफ? देखिए, तीसरे मोर्चे की कवायद विभिन्न अवसरों पर हुई और अगर उसकी संख्या को जोड़ें तो मैं समझता हूं कि 8-10 बार अब तक वो कवायद हो चुकी। कभी किन्हीं खास लक्ष्य को लेकर के इकट्ठा हुए और फिर वो चीजें बिखर गईं। सबसे बड़ी दिक्कत तीसरे मोर्चे में जो आती है वो आती है कि भविष्य का नेता कौन उसको नेतृत्व करेगा और संभालेगा। और चूंकि वो सभी क्षेत्रीय दल हैं, उन सबके जो प्रमुख नेता हैं वो ख्वाहिशमंद होते हैं अपनी लंबी छलांग के लिए, और वहीं पर जाकर के गाड़ी अटक जाती है। मजबूरी जरूरी बनी तो एक आंगन में आ गया पुराना कुनबा। एकता की अलख जागी है, लेकिन विरोधी ताने दे रहे हैं कि यह हारे हुए सिपाहियों का जमावड़ा है। जनता सब जानती है। देखिए, जनता परिवार तो एक कॉन्फेडरेशन ऑफ लूजर्स हैं। हारे हुए उन सिपाहियों का एक जमावड़ा है जो अपने कैरियर को फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर दिसंबर 22 एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आज तक हमने इतिहास में नहीं सुना था कि करप्शन धरना देगी। दिसंबर 22 को गुड गवर्नेंस के खिलाफ खुद करप्शन का धरना होगा। हिंदुस्तान की जनता ने बार बार इस प्रकार के नाटकों को देखा है, वो देखेगी और जवाब भी देगी। बहरहाल इस कवायद के परवान चढ़ने में सबसे बड़ी बाधा इन क्षत्रपों की छाया ही है, क्योंकि ये इलाकाई क्षत्रप अपने आप को एक दूसरे से किसी भी कीमत पर कम नहीं आंकते और महागठबंधन की बुनियाद पर इनके अस्तित्व का ही विलय होना तय है। इसलिए दिमाग का आयतन ये सोच सोच कर छोटा पड़ रहा है, क्या ये क्षत्रप अपने अस्तित्व के विलय को सहमत हो पाएंगे? और सवाल ये भी कि क्या फिर से टूटने के लिए जुड़ रहा है जनता परिवार, जैसे हर बार होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो इस गठबंधन का भविष्य है क्या, हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार नाथ सिंह जी, डीएनए तो अच्छा नहीं है,
पुराने जनता परिवार का जिस तरह का इतिहास रहा है, वर्तमान भी अच्छा नहीं रहा है, फिर भी कम से कम वो ये देख रहे हैं कि मजबूत विपक्ष तो है ही नहीं। जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए उसमें कहीं हद तक काफी पीछे है, इसलिए कम से कम हम ही खड़े हो जाएं। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है। कांग्रेस अभी तक सत्ता में थी केंद्र की राजनीति में और अब विपक्ष में आई है। हम जनता के आदेशों का पालन करते हैं और हम उनको समय दे रहे हैं कार्य करने का। वो अपने आप जब सामने आएगा कि जो हमारे काम हैं उसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से वो जनता को बुद्धू बना के सत्ता में आए, उसका उस समय अपने आप बताएगा, जनता के सामने सब चीजों को रखेगा। अब जहां तक सवाल रह गया ये गठबंधन का, जो गठबंधन है वो गठबंधन तो जनता पार्टी का पूरा कुनबा है, जिसमें बीजेपी भी है और ये लोग भी हैं। फायदा इस गठबंधन से हमेशा मिला किसी को तो बीजेपी को मिला। बीजेपी ने जब जनता पार्टी में सम्मिलित हुई, उसके बाद जब ये लोग अलग हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी बनाने के बाद जब 89 में जनता दल को समर्थन दिया, फिर इनकी ताकत बढ़ी और ताकत बढ़ने के बाद इसी तरह से ये राज्यों में, जैसे बिहार में ये नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए और इन्होंने वहां अपना प्रभाव बढ़ाया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन करके बनाया, वहां इन्होंने अपना प्रभाव बनाया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे इन्होंने कोशिश की और इनका जवाब सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती। नहीं, कांग्रेस जवाब होता तो ये मोर्चा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, नेता कह रहे हैं। सवाल इस बात का है, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको अपना काम करना है, वो कांग्रेस से तो मिलेंगे नहीं, इसलिए कि वो हमेशा से अलग क्षेत्रीय दल रहे हैं और क्षेत्रीय दल कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। वो अपने को बड़ा नेता मानता है और जहां पर वो रहता है वो मजबूती के साथ वहां बैठने की कोशिश करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी, ओंकार सिंह जी हैं। ओंकार जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गठबंधन तो खूब चला, वो भी क्षेत्रीय क्षेत्र थे लालू। इसलिए चला कांग्रेस ने अधीनता भी स्वीकार की। कमजोर, सुनिए, इसलिए चला कि जब वो क्या कहते हैं वहां पर क्षेत्रीय छत्रप में जब आए, उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार के साथ उनका नहीं चल पाएगा और वो हमारे साथ चले, हमारे साथ चला उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी ताकत होती है, ताकत में उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने देखा कि हम कांग्रेस कमजोर है 2009 में, तो उन्होंने कांग्रेस की बातों को नहीं माना और कांग्रेस वाला करके चुनाव लड़े। और नरसिंह राव के समय में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता रहा है। हाँ, कांग्रेस का गठबंधन ऐसा नहीं है, नहीं हुआ। कांग्रेस का गठबंधन हुआ, लेकिन वो गठबंधन कोई बहुत सफल नहीं हुआ, ना तो क्षेत्रीय उनके साथ हुआ ना इन्हीं के साथ हुआ। तो इसलिए कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बहुत पक्ष में नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं है कि कोई इनकार हो या कि हम इसको नहीं करेंगे। जहां पर आवश्यकता होती है, अब तो गठबंधन की सरकार में कांग्रेस आई गई है, गठबंधन की ही सरकार थी। ठीक, ओंकार जी, सवाल विकास जो पूछना, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार आपने चलाई खूब, विकास जो सवाल पूछना चाह रहे थे उसका मूल स्वर ये था, शायद अब बेहतर से जवाब आ पाए, कि क्या यह समाजवादी परिवार के लोगों का एकजुट होना इस कारण है क्योंकि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जो खाली स्थान है उसको नहीं भर पा रही है, उसको भरने के लिए ये लोग खुद को आगे कर रहे हैं, ये मसला है क्या? नहीं, ये इनकी सोच हो सकती है, इनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम इसमें नहीं समझते हैं कि हम जो है उसको नहीं भर पा रहे हैं। हम उसको भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, समय बताएगा कैसे हम भर रहे हैं उसको। अभी कांग्रेस इंतजार करने की मूड में है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस उनको समय दे रही है और जब समय दे के देख लेगी तब आपके सामने लाएगी एक एक चीज सामने करके, और हम अपना लोकसभा में है, जो विधानसभा में है, उसको तो हम कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं उसको किस तरह से हम कर रहे हैं। मनोज जी, एक बड़ा मोर्चा बनने जा रहा है, कितनी दिक्कतें बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन भी होगा और फिर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यह मोर्चा सामने आएगा। हर एक मसले पर इनकी राय एकजुट होगी, हर एक मसले पर, और राज्यसभा में तो दिक्कतें हो सकती हैं आपको बहुत बड़ी, हर बिल के लिए आपको ना के चने चबाने पड़ सकते हैं। विकास जी, जो आपने कहा दिक्कतें आएंगी जो, तो ये अगर शून्य को शून्य से जोड़ दें तो महाशून्य बनता है। 0 + 0 दैट इज इक्वल टू बिग जीरो।
तो ये आप देखें कि जो परिणाम लोकसभा के थे उनमें ये 0+0 वाला है, इसमें कोई सकारात्मक चीज 30 सांसद हैं राज्यसभा में, इनको मिला दे। और सुनिए टीएमसी को भी मिला दे, वाम दलों अगर आ जाते हैं तो फिर 0-0 की भाषा ये नहीं रहेगी आपकी ना। विकास जी, ये मैंने अभी जनता के बीच की बात कही है, मैंने अभी राज्यसभा का विषय नहीं उठाया है, अभी मैं जनता के बीच कह रहा हूं कि 0+0 दैट इज बिग 0 या डबल 0, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये सारे दल जितने भी हैं अपने अपने प्रांतों में पिटे हुए दल हैं, और इनका जो नेतृत्व है जो भी, उस पर या तो भ्रष्टाचार का आरोप है, या भाई भतीजावाद के आरोप है, या जातिवादी का आरोप है। तो ये जो है पूरी तरह से डिसलॉज्ड है अपने स्टेट्स में, और अपने वोट बैंक जहां जहां इनके हैं। तीसरा विषय ये है कि जिस प्रांत में भी ये है, इनका दूसरे प्रांत में किसी का कोई असर नहीं है। जैसे लालू जी बिहार में हो सकता है थोड़ा बहुत मत रखते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। श्रीमान मुलायम सिंह जी यूपी में रखते हैं तो बिहार में नहीं है। ऐसे ही लोक दल वाला है। और चौथा जो पारिवारिक दल है सारे, ये अपने परिवार को बचाए रखने के लिए राजनीति कर रहे हैं वर्तमान में, और अस्तित्व के, जैसा कि आपने प्रोमो में भी दिखाया कि ये अस्तित्व की राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की जो हमारे ओंकार जी कह रहे थे, उसके बारे में सिर्फ ये है कि ये दोनों दल नंबर 2 पर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में दोनों है नहीं। मनोज जी आप ऐसे बोल रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसलिए इनका कोई असर नहीं होगा, इनका शून्य है। मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा में भी इनकी स्थिति तो देखिए कम से कम। मैंने अब राज्यसभा वाला वर्तमान की बात कर लीजिए। विकास जी, राज्यसभा की जो इक्वेशन है वो इलेक्टेड इक्वेशन नहीं है, वो समय के साथ राज्यसभा की इक्वेशन पलटेगी। और आप देख लीजिए राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर जब कांग्रेस भी कमजोर थी तब प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ दिया था। ऐसे ही इनके साथ होगा कि जब राष्ट्रीय हित के मुद्दे होंगे, देश हित के मुद्दे होंगे, तब इनको सहयोग करना पड़ेगा, करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर राजनीति ये बहुत आगे नहीं जा सकते, वरना और डिसलॉज होंगे। देश की जनता और इनसे इस बात से नाराज होगी कि आप राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिला के राज्यसभा की इक्वेशन ऐसी जो तत्काल बदली नहीं जा सकती। इतिहास नहीं पता है पिछले 10 साल में क्या हुआ, इक्वेशन देखा नहीं आपने शायद। नहीं देखा के मुद्दों पर बिल्कुल देखा, लेकिन आप देख लीजिए जो क्रिटिकल बिल थे उन पर तो सहयोग रहा, कैसा नहीं, वरना अगर आप विपक्ष चढ़ जाए तो राज्यसभा में कई बार दिक्कत होगी ना, आपको दिक्कत होगी, आप दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये खड़ी करने की कोशिश करेंगे, दिक्कत होगी नहीं। चलिए, दिक्कत खड़ी करने की कोशिश। अमिताभ जी, क्या वाकई में फिर टूटने के लिए ये पुराना जनता परिवार जुड़ रहा है? ये बात अलग है कि जुड़ भी जल्दी जाते हैं और 1 साल से कम समय में टूट भी जाते हैं। देखिए, इसमें 3 बातें मुझे पूरे परिदृश्य में दिखाई दे रही। एक बात तो ये दिखाई दे रही है कि जो राज्यसभा का गणित है ना, वो सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं। वो इसलिए चिंता का विषय नहीं, ये लोग नहीं भी जुड़े ऑफिशियली तो भी ये मोदी लेड गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कास्ट करेंगे हाउस में, तो वो अपने गणित में पहले मान के चलेंगे ये तो हम 30 वोट हमारे खिलाफ है। और ऐसे कांग्रेस से बहुत सारे दल हैं, लेकिन कांग्रेस तब केंद्र की सरकार तब राज्यसभा में संकट में आए जब नवीन पटनायक, जयललिता, मायावती और ममता ये लोग उसके खिलाफ वोट करने पर आमादा हो जाए। और मेरी सूचना, मेरी समझ, सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनके साथ मेरी जितनी बातचीत से जो मुझे इंप्रेशन मिलता है, ये लोग इनकी सरकार के खिलाफ वोट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी के दूसरे कारण है, वो मंच पर क्या बोले अलग सवाल है। और इससे भी अलग बात अगर मैं एक कहूं राज्यसभा पर ही कि इब्तिदाई वोट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी के दूसरे कारण है, वो मंच पर क्या बोले अलग सवाल है। और इससे भी अलग बात अगर मैं एक कहूं राज्यसभा पर ही कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हो सकता है यादव सिंह की डायरी भारत के राज्यसभा की तस्वीर ही पलट दे, कौन जाने। मनमोहन सिंह जैसा भला आदमी भी ये काम कर गुजरा 10 साल। वो तो बहुत सज्जन और विनम्र प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुर्सी ने उनको भी ये ताकत दी कि सपा और बसपा, आदरणीय मुलायम सिंह जी महंगाई के खिलाफ, एफडीआई के खिलाफ दिन में धरना दिए जंतर मंतर पर सारे विपक्षी दलों के साथ, और अगले दिन जब हाउस में वोट हुआ तो कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया सरकार के। मायावती जी एब्सटेन कर गई। ये करते रहे ना। ये हो सकता है 11 अशोका रोड पर पार्टी भी बना ले, लेकिन राज्यसभा में क्या करेंगे, ये 10 साल का अनुभव सामने है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं, इनमें सबसे बड़ी संकट क्या है ना,
चौटाला जी को बाकी जितने नेता हैं इनसे हरियाणा में एक रत्ती का फायदा नुकसान कुछ नहीं। हरियाणा में नीतीश जी जाए नहीं जाए इससे क्या फर्क पड़ता, आप बताओ। लालू और नीतीश जी का गठबंधन पहले से ही है, ये कुछ नया नहीं हो रहा, इसी से बिहार में फर्क पड़ता है बस वोट पर, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मुलायम सिंह जी के यहां देवीगौड़ा आके गाजीपुर में प्रचार भी कर दे तो कौन उनकी बात समझेगा और वो किसकी बात समझेंगे, देवीगौड़ा की? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गठबंधन दिल्ली के मीडिया के लिए तो ठीक हो सकता है कि भाई गठबंधन बन गया। मुझे याद है 2007 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार चुनाव में गई तो वो इलाहाबाद में जयललिता से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक सबको उन्होंने एक मंच पर खड़ा किया था। लेकिन आलोपी बाग के रहने वाले आदमी को जयललिता से क्या लेन देना? उसने कहा भैया हमसे क्या मतलब इस बात का, ये तो जहाज से आए जहाज से चले जाएंगे। एक और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये 89 में बना मोर्चा, 91 में बना मोर्चा, 2008 में बना मोर्चा। किसी भी मोर्चे का तब तक कोई अस्तित्व नहीं जब तक कि जो धनवान मतलब वोट के मामले में जो संपन्न है दल, गैर भाजपा गैर कांग्रेस, वो लोग उसमें शिरकत नहीं करें। ममता जी दूध की जली है, वो छाछ फूक फूक के पी रहे। राष्ट्रपति चुनाव पे वो गच्चा खा गई थी, 72 घंटे में मामला यू टर्न हो गया, ममता का चेहरा खराब हो गया, वो पैर पटकती हुई वापस चली गई थी। क्या हुआ था? मीडिया के सामने नेताजी और ममता ने हाथ पकड़ के एक दूसरे से कहा था कि भाई हम साथ साथ हैं, अपना कैंडिडेट प्रस्तुत करेंगे। इतना ज्यादा अपमानित हो गई ममता बनर्जी कि उनको लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, वो साथ नहीं आना चाहती। सुरजीत जैसा आदमी मायावती मुलायम सिंह को एक मंच पर ला नहीं पाया, वो इशू खत्म हो गया। नवीन पटनायक कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे, जयललिता के साथ बीजेपी का टाइप ठीक हो रहा है, वोट तो इन्हीं के पास है। अगर धनवान प्लेयर कोई है क्षेत्रीय दलों में तो यही है जिनके पास सरकारें हैं, जिनकी हैसियत है। और मैं हैसियत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये लोग मोदी की लहर के बावजूद भी अपने अपने राज्यों में भाजपा का घोड़ा बांध के दिखा चुके हैं। ममता ने लोकसभा में दिखाया, बीजू पटनायक के बेटे ने विधानसभा और लोकसभा दोनों में दिखाया कि मेरे यहां मेरी लहर चलती है, कोई मोदी लहर नहीं चलती। दिखाया ना, वो लोग तो है नहीं। ये जो लोग हैं ये थके हुए लोग हैं, फिर इनसे कोई बहुत फर्क पड़े मुझे नहीं लगता। देवीगौड़ा जी कर्नाटक में जितने वोट उनके पास है वो लालू जी के जाने से तो बढ़ नहीं सकते। क्या फर्क इस मोर्चे से? हां, इतना जरूर है, हाउस लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो मैं इसका एक तात्कालिक फल देख रहा हूं वो ओंकार जी की पार्टी के लिए है मैसेज। ये लोग खड़े होकर जो विपक्ष की जो भूमिका है ना उसमें सेंटर स्टेज पर खुद को प्रतिस्थापित करना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि प्रमुख विपक्ष हम हैं, कांग्रेस को भूल जाइए। क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है कि भाई अभी तो हम देखो और प्रतीक्षा करो की नीति पर चलेंगे। इसलिए ये 22 तारीख को यहां धरना देंगे ताकि एक मैसेज जाए कि जो 44 सांसदों वाली पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल, वो सक्रिय नहीं है, हम मैदान में सक्रिय है। मुझे लगता है आज 2 बैठकों का जो मूल मंतव्य है वो इससे ज्यादा नहीं निकलता। ओमकारनाथ जी, मकसद की बात करते हैं, 2 बातें तो साफ हो गई हैं। पहला सवाल ये कि क्या मोदी की मजबूरी के चलते ये सभी एकजुट हुए हैं? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चाहे हम बीजू जनता दल की बात करें, उनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, उन्होंने कर दिखाया है। आरएलडी के सामने खोने के लिए कुछ है नहीं तो वो तो दूर हैं, उन्होंने कर दिखाया। पहला सवाल ये, क्या ये मजबूरी के चलते एकजुट हुए हैं? और दूसरा सवाल ये कि कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों को लेकर हम एकजुट हुए हैं। दोनों में से आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक सवाल है, ये जो अलायंस है मेरे विचार से ये बिहार को लेके इन लोगों ने किया है और उसको थोड़ा सा वाइट करने के चक्कर में इन्होंने यूपी में मुलायम सिंह जी को साथ में रखने का प्रयास किया है, उधर देवेगौड़ा जी को रखने का प्रयास किया है। जैसा अमिताभ जी ने बताया कि देवेगौड़ा जी के आने से न तो इधर कोई असर पड़ने वाला है और न उनके यहाँ किसी नेता के जाने का असर पड़ने वाला है। वैसे ही मुलायम सिंह जी का बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है और न लालू जी का, नीतीश जी का यूपी में कोई असर पड़ने वाला है।
तो ये जो इन्होंने किया है, ये मोस्टली जो है, जहां तक मुझे लगता है कि इन्होंने बिहार को लेके इस समझौते को किया है, और इस समझौते का बृहद रूप में देवेगौड़ा जी ये बात क्यों नहीं समझ पाए, दूसरे दल क्यों नहीं समझ पाए? अगर बिहार के लिए है तो फिर मुलायम सिंह तो इतने पुराने राजी, उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इसमें तो उतना दम ओमकार नाथ जी नजर नहीं आता। ये वो जाने, उनकी नीति जाने, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जो मेरा आकलन है वो ये है, उसमें मुझे दूसरी चीज में जो बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे कि हम समय दे रहे हैं, देखिए हम समय इसलिए दे रहे हैं कि जनता ने बड़े मन से इनको चुना है, और ये 5 साल पूरे काम करें, मेरी ये अभिलाषा है, ताकि लोग समझें कि इन्होंने जो जो वादे किए हैं उस वादों में कितनी सच्चाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ भी ऊंचा चढ़ जाता है और वो सच से ज्यादा अच्छा बोलने लगता है। अभी आप देखिए, इन्होंने आप कोल के मामले में सुबोध कांत सहाय को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि उन्होंने एक पत्र लिख दिया था, उस पत्र का इतना हुआ बना कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। हरीशचंद्र गुप्ता जैसा ईमानदार अधिकारी, ज्योति पर भी आएंगे, अमिताभ जी को भी जेल जाना नजर आता है, मैं बता रहा हूं इस वक्त। और यही आ रहा हूं ओमकार नाथ जी आपके पास। अमिताभ जी, हाँ नहीं देखिए, मैं विकास क्या सवाल था आपका? जो ओमकार नाथ जी कह रहे हैं कि दरअसल नहीं, ये बिहार के लिए सिर्फ किया जा रहा है। नहीं, देखिए आपने पूछा कि फिर क्यों किया जा रहा है, क्या मुलायम सिंह जी इस बात को नहीं समझते? मैं इसका उत्तर देता हूं अपनी बुद्धि से। समाजवादी पार्टी ने तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष बनाया अपना। क्यों बनाया? वो भी जानते थे कि वहां कुछ नहीं रखा, और जो अध्यक्ष बना वो भी जानता था कि अपने पैसे से ऑफिस खोलना पड़ेगा, लेकिन खोला ना, ताकि लेटर हेड पर तो लिखने को हो तमिलनाडु यूनिट, एड्रेस ये, फोन नंबर ये। बसपा कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्रा, सब जगह ऑफिस खोलती है ना। क्यों? इसीलिए खोलते हैं भाई कि एक जिसको हम कहे एक आभा मंडल बढ़ता है। राष्ट्रीय मोर्चा बना तो उसके कन्वीनर, जब संयुक्त मोर्चा बना, एनटीआर साहब उसके कन्वीनर हुए, तो एनटीआर का कद बढ़ गया। बोले भाई कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष और एनटीआर। तेलुगु देशम के अध्यक्ष थे तो कद छोटा था। संयुक्त मोर्चा बना, बाबू उसके कन्वीनर हुए, चंद्रबाबू, तो उनका कद बढ़ गया राष्ट्रीय फलक पर। तो इसलिए भी होता है कई बार, ताकि दिखाने के लिए भाई ये रहे कि हमको छोटा मत समझो, हमारा ऑफिस तमिलनाडु में भी है, पांडुचेरी में भी है और गोवा में भी है। हो जाता है। अमिताभ जी, आसिम वकार साहब भी है, हारते हैं। मैं आता हूं। क्षेत्रीय दल जो है वो अपने यहाँ राज्य में चुनाव हार जाते हैं, बिल्कुल, जब वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आसिम वकार साहब भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मायावती जी ने जब ऑल इंडिया पार्टी बनाने की कोशिश की, प्रदेश हार गए। तभी ये स्थिति थी, पार्टी बनाने की कोशिश की तो प्रदेश हार गए। आसिम वकार साहब, सरकार बनाए। आसिम वकार साहब, मोदी के सामने इतनी बड़ी मजबूरी थी कि एकजुट होना पड़ रहा है इस रफ्तार से। ये बात अलग है कि विलय होने को लेकर छिटक जाते हैं सभी दूर। डीएनए अच्छा नहीं है, जवाब देंगे तो ये समझते हुए दीजिएगा कि डीएनए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जुड़ते हैं टूटने के लिए। विकास शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट कर लूं। समाजवादी पार्टी से मैं हूं, बीजेपी से मनोज मिश्रा जी हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब आए तो मनोज मिश्रा जी दें, आप मत दीजिएगा। यू आर ए एंकर, आप एंकर रहिएगा। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए पहले महाराज। मैं यहां आया किस लिए हूं जी, तो बोल दीजिए, इधर उधर की बातों में समय मत बर्बाद कीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। जो केंद्र सरकार चल रही है ये अभी भी एनडीए की चल रही है, और जो चुनाव मोदी जी ने लड़ा था ये बीजेपी ने नहीं लड़ा है, ये एनडीए ने लड़ा है। तो अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो इसमें समाचार प्लस या किसी और प्लस या किसी और चैनल को या मीडिया को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए गौर से। आप हमको समझा रहे हैं कि हमारा यहां कोई योगदान नहीं है, यहां हमारा आधार नहीं है, यहां हमारा वोट बैंक नहीं है। 1984 में 2 सीटें थी पूरे देश में। पूरे देश में जिसके पास कोई आधार नहीं था वो आज हुकूमत में है। तो आप ये भविष्यवाणी कृपया मत करें कि हमारा कहां आधार है कहां आधार नहीं है। चलिए 5-6 सांसद। तीसरी बात सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए विकास शर्मा जी, एक बात और सुन लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देश की जनता ने एक पार्टी को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कि फर्ज कीजिए 30% वोट दिए,
तो 70% तो अपोजिट पड़े। अगर इस 30% के खिलाफ 70% एकजुट हो रहा है तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपकी बात आ गई असीम बकार, आपकी बात आ गई सारी। पहले तो ये तेवर ठीक नहीं बहस में, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, ये तेवर ठीक नहीं। एक दूसरा, किसी समाचार प्लस हो कोई प्लस हो, ये भाषा ठीक नहीं। असीम बकार, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं आपकी उपस्थिति में ताकि सनद रहे। 3 बार मोर्चा बना और तीनों बार खंड खंड हो गया। जनता पार्टी टूटी तो मधुलिमय और जैसे लोगों के कारण टूटी। 4 घटनाएं हैं इस देश के सामने जिनके हम गवाह हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इस बच्चे के सर्वाइवल के चांस कम है, क्योंकि हमने पूर्व के 4 बच्चों को काल कलवित होते हुए देखा है। अब हमको बता रहे और सवाल उठा रहे कि किसी समाचार पर कोई अधिकार नहीं। ये खुदा होने का भ्रम नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों को। ये तरीका ठीक नहीं बहस का। हमने देखी है हैसियत किसकी कितनी है। जनता ऐसा थर्मामीटर है जिसमें पारे की तरह हैसियत चढ़ती उतरती है और सब आईने की। और दूसरी बात, आपने एक तर्क दिया, अच्छे तर्क लाइए। एक तर्क आपने दिया कि ये भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। तकनीकी स्थिति ये कहती है 272 सांसद चाहिए सरकार चलाने के लिए हिंदुस्तान में, और 282 भाजपा के चिन्ह पर जीते हुए एमपी हैं, बीजेपी के कमल के फूल पर जीते हुए। टेक्निकली ये सरकार बीजेपी की है, इस बात को समझिए। दूसरा, आप एक बहुत तर्क लाए कि 33%, 40%, मुझे नहीं पता मोदी की पार्टी एनडीए को कितने % वोट मिला, मुझे ध्यान नहीं। हम आपकी बात मान लेते हैं कि 30%, 32%, 33% इनको मिला, बाकी इनके खिलाफ पड़ा। पलट देते हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश में कितना वोट आपको मिल पड़ा था टोटल 100% में से जब आपने सरकार बनाई? उससे पहले मायावती जी की पार्टी को कितने % वोट मिला था जो उन्होंने 5 साल सरकार चलाई? 2002 में मुलायम सिंह जी को कितने % वोट मिला था जो उन्होंने सरकार चलाई? इंदिरा जी को कितने %? इस देश के लोकसभा चुनावों में, शायद ओंकार जी को अगर याद होगा तो इनको पता होगा, मेरे ख्याल से 3 अवसर ऐसे आए या 2 अवसर ऐसे आए जब 50% के कांटे को छुआ है जनादेश ने। अन्यथा हर बार सरकार बनी 27% से लेके और 36% के बीच में। तो सरकारें अवैध हो गई क्या? सरकारें अवैध मान ले। 84 में वैसी स्थिति निर्माण हुई इंदिरा जी की शहादत के चलते। जब राजीव जी इतना प्रचंड बहुमत लेके आए तो कांटे ने 50 को पार किया, 77 में कांटे ने पार किया थोड़ा सा। इस देश के चुनाव की प्रक्रिया का खांचा ही ऐसा है। हमने ये प्रक्रिया जानबूझकर चुनी संविधान निर्माताओं ने भाई, नहीं तो यही नहीं नियम लिख देते संविधान में कि 51% वोट पाने वाली पार्टी ही सरकार बनाएगी। हम लोगों से कम समझदार तो नहीं थे ना संविधान बनाने वाले। कम से कम मुझे ऐसी गलतफहमी नहीं कि हमसे ज्यादा समझदार नहीं थे वो लोग। मैं तो मानता हूं मैं जुगनू हूं, वो लोग सूरज थे, सूरज। जो 360 लोग संविधान सभा में बैठते थे, उन्होंने प्रक्रिया क्यों स्वीकार की? मैं तो मानता हूं मैं जुगनू हूं, वो लोग सूरज थे, सूरज। जो 360 लोग संविधान सभा में बैठते थे, उन्होंने प्रक्रिया क्यों स्वीकार की? ये समझना होगा। तर्क अगर करना है तो इन चीजों को सामने रखकर तर्क करिए। और वकार साहब, क्या लड़ाई लड़ेंगे किसानों के लिए? समर्थन मूल्य तो आपने यूपी में नहीं बढ़ाया, आप किसानों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। क्या लड़ाई लड़ेंगे, किस मुंह से? देखिए विकास शर्मा जी, बताइए। मैं सबसे पहले तो अमिताभ जी से नहीं, मेरा सवाल है किसानों की लड़ाई आप क्या लड़ें? किसानों का मुद्दा होगा, आप समर्थन मूल्य परेशान, हाहाकार मचा रहे हैं, यूपी में किसान परेशान हो रहे हैं, ऐसे आप 22 दिसंबर को धरना देंगे? नहीं तो आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए। या मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप खट से मेरा होठ पकड़ लेंगे? नहीं, मैं जवाब नहीं देते ना। देखिए
नहीं, जवाब मेरे पास सब है जी, ठीक दे दीजिए। मैं अमिताभ जी से सबसे पहले तो एक निवेदन कर दूं कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं और मैंने अपनी लाइफ में, इस पॉलिटिकल लाइफ में जितना आपसे सीखा शायद किसी और से नहीं सीखा होगा। लेकिन अमिताभ जी, मैं सब चैनल्स पे ये बहस देख रहा हूं, तो अगर एनडीए बना हुआ है और एनडीए चुनाव लड़के आया है, तो अगर इसके अगेंस्ट में कोई दल, कोई गठबंधन हो रहा है या कोई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल यह है कि पहले इकट्ठा होने दीजिए, जब इकट्ठा हो जाए तो भी टीवी पे चलाइए, और जब आपके हिसाब से अगर आपने कहा कि नहीं मुझे लगता है कि चल पाएगा, तो वो भी टीवी पर आएगा, ऐसा नहीं छुपा रहेगा। ऐसा होता नहीं, पूछिए क्यों? ऐसा होता नहीं। ये टीवी और राजनीति का रिश्ता थोड़ा विचित्र है। शिवसेना और भाजपा का अलायंस होना है, अंततः शिवसेना सरकार में शामिल होगी, ये मुझे तो पता था और फ्रॉम हॉर्सेस माउथ पता था, चिंटुओं से नहीं, चिंटू मिंटुओं से नहीं, हॉर्सेस माउथ मुझे पता था कि ये होना है। लेकिन फिर भी हमने हर दिन की समीक्षा की ना कि उद्धव ने क्या आरोप लगाया, देवेंद्र क्या बोले, अमित शाह ने क्या कहा। समाचार का काम इतिहास का दैनिक लेखन होता है। ये नहीं हो सकता कि भैया भारत आजाद हो जाए तो आप समीक्षा कर लेना, 100 साल लड़ाई चलेगी आजादी की, उसमें मत बोलो। जब आजाद हो जाए, झंडा फहर जाए तो आप समीक्षा कर लेना। नहीं, ये दैनिक आधार पर प्रक्रिया आएगी। मेरा कहने का मतलब यह था, देखिए मेरा कहने का मतलब यह था कि जैसे आपने भी कहा टेक्नोलॉजी में कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो 282 लेकर चल रही है, जी हाँ, ये सब जानते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उनको दिल में कौन सा ऐसा खतरा है कि उन्होंने एनडीए नहीं छोड़ा या एनडीए नहीं टूटा है, क्योंकि वो चुनाव एनडीए के साथ रहकर, पूरे दलों के साथ रहकर लड़ना चाहते हैं। बकार तो हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति पर किसी को ऐतराज नहीं, मित्र आप बात ही नहीं समझे। लेकिन कुछ चीजें समझनी होंगी हमको। जो चिट्ठी गई प्रणब मुखर्जी को, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 282 सांसदों का नेता चुने जाने के कारण गई नरेंद्र मोदी की, जिस पर उनको नॉमिनेट किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और जिस पर ओथ हुई। बाद में संलग्नक के तौर पर बाकी चिट्ठियां लगी हैं, उद्धव की और बाकी लोगों की, अनुप्रिया पटेल की। ये समझिए, ये सच है। देखिए, वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर ये चुनाव जो लड़के आए हैं अभी, उपचुनाव जो लड़े गए, वो एनडीए ने लड़े, वकार साहब बीजेपी वही ने तो नहीं मैं कह रहा हूं, एनडीए ने चुनाव लड़ा, चले सरकार। आपत्ति कहां भाई? आप गठबंधन बनाओ, किसी को आपत्ति कहां है? लेकिन आप तो कह रहे मेरे गठबंधन पर चर्चा ना करो। जब हम कहें कि हाँ अब सिनेमा शुरू, अब चर्चा कर सकते हो तो करना। नहीं, देखिए आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन जैसे आपने कहा कि वहां पर कोई आधार नहीं मुलायम सिंह का, या वहां पे उनका आधार नहीं है। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि सच है नहीं है, सच है नहीं है। मैं कह रहा था 1984 से पहले किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं था पूरे मुल्क में। मैं उत्तर दूंगा बकार साहब, मैं उत्तर दूंगा। मैं कभी बहस से भागता नहीं और ईश्वर को, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के तर्कपूर्ण बात कहता हूं। बिहार मैंने कौन सी गलत बात कही? आप बताइए, क्या 84 से पहले ये 2 सांसद की पार्टी थी नहीं थी? सुन ली मैंने, 2 सांसद की पार्टी थी 84 पे भाजपा। आप ये कह रहे हो, सही सुना ना मैंने? अब मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा में मुलायम सिंह जी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं और दुष्यंत चौटाला के बाबा की पार्टी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं। पूछिए कैसे? ठीक, हरियाणा के पिछले 10 लोकसभा और विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं कोई इनके पार्टी के वोट परसेंटेज ऐसा नहीं होगा, अगर कहीं लड़े भी होंगे 2-4 सीट जिसको उल्लेखित किया जाए। ठीक, बिहार के चुनाव उठाकर देख लीजिए, वोट परसेंट, सीट नहीं, वोट परसेंट की मैं बात कह रहा हूं। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या तर्क दिया था कि हम जीते 4 हैं लेकिन वोट परसेंट देखो ना हमारा। बिहार में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट कहां है? हमको बताओ ना भाई, ये वोट परसेंट है, हम 12% वोट पा रहे हैं, हम 11% वोट पा रहे हैं, 14% वोट पा रहे हैं, इसलिए हम प्लेयर हैं वहां। आप मुझे बताओ, मैं माफी मांगूंगा और विकास से कहूंगा ये भी माफी मांगे। आप मुझे बताओ ना, कर्नाटक में लालू यादव की आरजेडी का वोट परसेंट कहां है? मुझे बता दो। और देवीगौड़ा की जो पार्टी है उसका बिहार में वोट परसेंट कहां है? मुझे बता दो। ये कोई गलत बोला क्या? मैं सिर्फ तथ्य की बात करता हूं। मेरी शुभकामना सबके साथ, लेकिन बात वही हो जो तर्कपूर्ण। मनोज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी,
मैं अपने मित्र बकार साहब की बातों पर कुछ सोच रहा था। एक तो आते आते एग्रेसिव हो गए, हो सकता है कि इनके दल की कोई प्रॉब्लम रही हो। दूसरा यह कि ये 1984 के 2 सांसदों की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी भी इन्हें चर्चा करनी चाहिए और मत प्रतिशत देखना चाहिए कि जब 1984 में 2 सांसद आए थे तब देश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 60% मत मिले थे और कई विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी नेता विपक्षी दल हुई थी उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए थे। तो केवल 2 सीटों से नहीं, मत प्रतिशत से इन्हें देखना चाहिए। पहला विषय ये था इनके इस प्रश्न का जवाब। दूसरा, समाजवादी पार्टी वाले बेचैन हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि श्रीमान मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मोर्चा बनेगा, लेकिन चूंकि मीडिया इस बात को लगातार दिखा रहा है कि इस मोर्चा के 15 सांसद हैं और 30 राज्यसभा में हैं, वो टेक्निकली हैं, तो 15 लोकसभा के सांसद मिलकर एक मोर्चा बनाएंगे, उससे ज्यादा तो सांसद क्षेत्रीय दलों के 1-2 के हैं, तो उसका कोई अस्तित्व होगा, इस बात से ये परेशान है। तीसरा, समाजवादी मित्र इस बात से बहुत परेशान है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो अपने पांव जमाना चाहते हैं लेकिन प्रदेश में ये अपना नहीं देख रहे हैं। जब मुझे बात आप कर रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, जल्दी से। मेरा ये कहना है कि जिन यादव सिंह जी को आपने 3 प्राधिकरणों का चेयरमैन बनाया, ठीक है, उस पर आप यादव सिंह पर मनोज जी ब्रेक ले रहे हैं। आसिम वकार साहब, ओमकार नाथ जी काफी देर से इंतजार करें, ब्रेक के बाद उनके पास आएंगे। दरअसल चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन बनाने की तैयारी थी, लेकिन सोचा मुलायम सिंह यादव ने दूसरे दलों की देख लेते, आजमा लेते हैं, फिर 0 की तरफ बढ़ गए सभी लोग, तो मजबूरी आ गई, फिर एक छत में आने की कोशिश कर रहे हैं। वकार साहब अच्छी तरह जानते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं जल्द। आसिम वकार साहब, सीधा सवाल है आपसे, अगर आपको चुभे ना, सीधा सवाल भी आपको चुभ जाता है, इस मोर्चे का मकसद क्या है आप ही बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं वो प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री अहम की लड़ाई आप भी बहुत समय से जानते रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? सीधा सवाल है, आप बता दीजिए। विकास भाई, देखिए कभी कभी ऐसा लगने लगता है, लोग मुझसे कहते हैं कि आप एग्रेसिव हो गए, तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सब से हाथ जोड़कर ये निवेदन कर दूं कि मेहरबानी करके कभी ये मत समझिएगा, खासकर विकास भाई से तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होता। अब एंकर से कौन एग्रेसिव हो जाएगा? नहीं, ट्रैक पर आ गए आप। दूसरी ट्रैक पे लाए गए जी, अब जवाब दे दीजिए सवाल का। देखिए जिस तरह की बात आपने की यहाँ पर गठबंधन की, मैं फिर आपसे कह दूं कि देखिए नीतीश जी और लालू जी, बिहार में 2 पार्टियां हैं। नहीं, मकसद क्या है? अभी तक अलग-अलग। एक सीधा सवाल, मकसद क्या है? ओमकार सिंह जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, मकसद बताइए। मकसद सीधा सा यह है कि 2019 की जो तैयारी हो रही है, वो जो प्रधानमंत्री कुर्सी है वो इन लोगों के हाथ से निकालना है, जो गाहे बगाहे देश में तरह तरह के भाषण दिलवाकर, वकार साहब ये मकसद रहेगा तो जनता के इशू कहां है? दिलवाकर जनता के इशू क्या है? कुर्सी पाने मकसद है सिर्फ प्रधानमंत्री का? मेरी पूरी बात सुनिएगा तो सब आ जाएगा। जी जी ठीक है ना। देखिए, जो देश को एक दंगे की आग में झोंकने की तैयारी है, 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी है और ध्यान भटकाकर विकास ना करके हर तरह से सांप्रदायिकता फैलाकर विकास को रोकना, तो इन सब चीजों का ध्यान, देखिए हम आवाम की भी सोच रहे हैं, हमको सेकुलरिज्म की भी फिक्र है, ठीक है, हमको हिंदुस्तान की इज्जत और अस्मिता की भी फिक्र है जी। तो जितने लोग इस दिशा में सोच रहे हैं वो एक साथ आएंगे और आना भी चाहिए। बिल्कुल, टारगेट कुर्सी है। ठीक है। आपके इस देश की राजनीति को मैं 2 भागों में बांटता हूं, एक मोदी और एक गैर मोदी। भाजपा कांग्रेस छोड़ो, अभी गैर मोदी वाले पाले में ओंकार जी की पार्टी भी है। भाई पूछ लेते हैं ओंकार जी, जो लक्ष्य या जो उद्देश्य असीम वकार जी ने बताया इस गठबंधन के, कि इस देश को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, गरीब आदमी का बेहतरी करनी है, क्या ये लक्ष्य है इस गठबंधन के ओंकार जी? अब देखिए, हम ये बात अगर कहें कि लक्ष्य नहीं है तो वकार भाई बगल में ही बैठे हैं, एकदम गुस्सा हो जाएंगे। तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना लेकिन भाई आपको भी वो है ना, आप भी एंटी मोदी जो कैंप है उसके बड़े प्लेयर हैं आप भाई, नेशनल प्लेयर तो केवल आप ही हैं। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल यह है कि इन लोगों का गठबंधन अभी तो बना ही नहीं है, जब बनेगा तब उस पर कोई आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अभी तो ये एक आंदोलन करने जा रहे हैं, ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या रूप होता है उस गठबंधन का, गठबंधन बनता भी है कि नहीं बनता है,
तब उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है इस पर टिप्पणी करने का। अभी बहुत अर्ली है इस पर टिप्पणी करना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, विकास जी, मैं पहले कह रहा था मैं इनको समय क्यों देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को, क्योंकि अभी तक ये जो भी कार्य कर रहे हैं वह यूपीए के द्वारा संचालित कार्य को ही बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो यूपीए सत्ता में रह के बयान कर देता था वही आज ये बयान दे रहे हैं। तब तो फिर आपको कोई आपत्ति नहीं ओंकार जी, तब तो कोई आपत्ति नहीं, आपका ही एजेंडा, आपके काम आगे बढ़ा रहे, तब तो फिर हाँ, तो वही समस्या नहीं बता रहा हूँ ना। तो वो जनता इस चीज को समझेगी ना कि इन्होंने तो यूपीए को बताया कि ये भ्रष्ट है, ये चोर है, लेकिन आपको तो कोई आपत्ति नहीं भैया। आज जब ये उसी तरह से काम करेंगे तो जनता समझेगी ना कि इन्होंने कितना बेवकूफ बनाया। अब दूसरा चीज जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने किया है, अपराध वाला काम किया है, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस के लिए अदानी को 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आप सोचिए कि यहाँ खाली सुबोध कांत सहाय ने एक पत्र लिख दिया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। आप ही की नीतियों को तो बढ़ा रहे हैं। मिस्टेक हुई तो उसमें हरिश्चंद्र गुप्ता जी को जेल जाना पड़ा। आगे वो बात आप पहले कह चुके, वो बात आपने पहले उसी को मैं कह रहा हूँ। और इसको जहां तक कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, डच बैंक जो जर्मन बैंक था, HSBC और सिटी ग्रुप, JP मॉर्गन ग्रुप, इन सब ने मना किया। यूनेस्को ने इस ठीक भाई, अब उस डील के उस डील के उसमें नहीं जाएंगे, लिटिगिटीज में नहीं जाएंगे, वो विषय नहीं आज, वो विषय भटक जाएगा ना, वो विषय भटक जाएगा। अगर मैं JP मॉर्गन में चला जाऊंगा तो फिर विषय भटक जाएगा। मैं डील पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जनता इसको देखेगी ना, वो विषय नहीं आज, वो विषय भटक जाएगा ना, वो विषय भटक जाएगा। अगर मैं JP मॉर्गन में चला जाऊंगा तो फिर विषय भटक जाएगा। मैं डील पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जनता इसको देखेगी ना कि जो इस तरह के काम ये कर रहे हैं और किस तरह से दूसरों को मदद कर रहे हैं, इसी 50 गलतियां करेंगे और उन गलतियों से ही जनता अपना फैसला बदलेगी। ठीक है। आपने कहा कांग्रेस की तरफ से ओंकार जी ने जो बातें कही, उससे मुझे जो बात समझ में आई वो ये आई कि कांग्रेस ये मान रही है कि उसकी सरकार की नीतियों को, एजेंडे को ही मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि कांग्रेस को फिर मोदी सरकार पर आपत्ति नहीं होगी। मेरी नीतियों को, मेरे एजेंडे को कोई मेरा प्रतिस्पर्धी आगे बढ़ाए तो मैं खुशी होऊंगा, मैं कहूंगा भैया ये तो अच्छी बात है, मेरी नीतियां इतनी अच्छी थी कि मेरे विरोधी भी उसी के आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, तब तो कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध का प्रश्न नहीं, आप मस्त रहिए, फिर क्या है। देखिए अमिताभ जी, मैं पहले तो अपने मित्र सपा के असीम बकार साहब से कह दूं कि इन्होंने कहा कि 2019 में दिल्ली की गद्दी हथियाने के लिए मोर्चा बन रहा है। उससे पहले हटाने के लिए नहीं, आपको 2019 में गद्दी से हटाने के लिए। अरे चलिए, आपको 19 की गद्दी दिख रही है, ये बात वो करें। हाँ, मतलब मेरा कहना ये था कि इनको साहब, इनको 2017 की गद्दी दिख सकती है तो हम 2019 की गद्दी पे नजर न डालें। अरे बात कह रहा हूँ 24 की भी देखो, मैं कह रहा हूँ 24 की भी देखो, चश्मा का नंबर बढ़ाने में क्या दिक्कत है, 24 का भी देखो, क्या समस्या है। देखिए अमिताभ जी, मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि ये 2017 की गद्दी नहीं देख रहे हैं, 2019 की गद्दी देख रहे हैं। एक तो ये चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय ये है कि जो कांग्रेस के हमारे मित्र भी बहुत अडानी जी का और दुनिया भर का नाम ले रहे थे, ये अपना पूरा अतीत भूल गए। जनता ने इनको 44 पर अगर भेजा है तो 44 पर भेजने के कारण इनको खूब पता है और देश को पता है। मैं पूरा इसलिए विस्तार से नहीं बताऊंगा, से लेके जितने मैं बताना नहीं चाहता। आपने रोका तो आप देखते होंगे मैं सबसे संयमित बात कहता हूं, जो आप रोक देते उसके बाद एक लाइन नहीं बोलता। अमिताभ जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, आप पिछला इतिहास देखिए, गठबंधन के कोर में चाहे वो आप 77 का देख लें, चाहे आप 89 का देख लें, जब आप सत्ता में 2 बार आए, 91 में देख लें, या तो कांग्रेस एक साइड पे रही या बीजेपी एक साइड पर रही। तब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी या भारतीय जनसंघ या जनता पार्टी मजबूत हुआ करती थी, उसमें भारतीय जनसंघ का हिस्सा था, या 89 में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था। तो कुल मिला के इस समय स्थिति अलग है। इस समय स्थिति क्या है कि जो कांग्रेस है वो खुद ही बहुत मार्जिनलाइज हो गई और नेता विपक्षी दल का भी उसे दर्जा देश की जनता ने नहीं दिया। तो कुल मिला के अब ये जो पोल बन रहा है, और जितनी बार भी गुस्सा हुआ देश, वो कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा हुआ। और इस समय जब ये भाजपा के विरुद्ध मोर्चा बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकप्रिय पार्टी है। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? आप भैया, आप मनोज जी, देश में कांग्रेस शासन करती रही बहुसंख्यक समय, अधिकांश समय, और देश में इसलिए कांग्रेस धुरी होती थी, उसी के पक्ष विपक्ष में लोग लामबंद होते थे। ठीक,
ये मूल बात है वैसे। लेकिन इस वक्त विपक्ष में तो फिर केवल यही 5-6 लोग बचे। भाई जयललिता आपके विपक्ष में नहीं, उनसे आपकी मित्रता है ठीक ठाक। करुणानिधि वैसे पीछे पीछे है आपके, वो करे बस बाकी काम देखे रहो, हम जहां चिट्ठी लिखा लो। नवीन पटनायक अभी आए थे, वो भी बोल गए बहुत अच्छा काम चल रहा, कोई समस्या नहीं, ठीक। वर्धमान ब्लास्ट में शारदा का पैसा नहीं लगा, ये केंद्र ने कल कह दिया, ममता जी को राहत मिल गई, ठीक ना। तो आपके विरोध में कांग्रेस नहीं, आपके विरोध में मतलब रखने वाले वो क्षत्रप नहीं जिनके पास वोट है। तो आपके विरोध में तो फिर ये 5 ही नेता हुए ना पूरे देश में। जी अमिताभ जी, हाँ मुझे केवल एक लाइन और कहनी थी। मायावती जी आपके खिलाफ नहीं। जी अमिताभ जी, मुझे एक बात और कहनी थी। जो यू टर्न की बात अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ओंकार जी कह रहे थे, इनको ये ध्यान रखना चाहिए, इनकी पॉलिसीज थी तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? अगर वो यू टर्न कहां कह रहे हैं? उन्होंने तो कहा ही नहीं यू टर्न, उन्होंने ये कहा ये हमारी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? तो आपने उन नीतियों को क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों जनता आपसे 44 पर आपको ले आई? उन नीतियां अगर अच्छी थी। सच बात यह है कि इनके यहाँ लॉलेसनेस थी, अपंगता थी निर्णय लेने की, नेतृत्व विवादित था, नेतृत्व का कोई पकड़ अपने उस पर नहीं था, नेतृत्व कहीं और से हो रहा था। संजय बारू किताब बताती है नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसलिए कांग्रेस की तो स्थिति वास्तव में खराब थी और देश को छुटकारा मिला, ये देश की जनता ने राहत महसूस करी। आसिम बकार साहब, मोदी से लड़ने के लिए मोर्चा बनाने की मजबूरी है, ये माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ताकतवर पार्टी नहीं रही है, आज भी नहीं है। इस पार्टी का एक नसीब यह है कि आसान भाई जवाब तो सुन लीजिए विकास भाई, कभी ताकतवर नहीं रही है। ये प्रांतों में देखिए, ये तरीका छोड़ दीजिए। अगर आप ये तरीका नहीं छोड़ेंगे तो ये दुखदायी तरीका है। आप सवाल करिए तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। सुन लीजिए मनोज जी, बकार साहब की बात को। जी भैया जी। पहले अडवाणी जी के नाम पे वोट लिया गया, फिर अटल जी के नाम पर वोट लिया गया, उसके बाद अटल जी की खड़ाओं लेकर वोट लिया गया, अब मोदी जी के नाम पे वोट लिया जा रहा है। पार्टी के नाम पे कब लेते हैं? तो मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं, मोदी के भय में ये मजबूरी है क्या? मैं पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी को राजी कर लीजिए कि वो एनडीए तोड़ दें। अब तो बहुत मजबूत हो गए, अकेले चुनाव लड़े। बकार साहब से केवल एक बात पूछना है इनके, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, मोदी जी को राजी कर लीजिए कि हर जगह पर वो एनडीए को छोड़कर तोड़कर। मुझे सीधा सवाल है, क्या मोदी से लड़ने की मजबूरी है या नहीं है? सीधा सवाल है बकार साहब। देखिए, ये पॉलिटिक्स है जी, इसमें बेहतर जो भी बात देश के लिए होगी वो की जाएगी, उसमें चाहे किसी को कोई एतराज हो। देखिए, बहुत से ऐसे दल हैं, बीजेपी वाले या बाकी और जो बीजेपी के साथ के दल हैं, वो कभी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जो एंटी बीजेपी दल हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, वो हमेशा पसंद करेंगे बीजेपी सत्ता में ना रहे। अच्छा, कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं? भाई बकार साहब एक मिनट, भाई एक मिनट आप बताओ। आप कह रहे हो, आप नीतीश जी ने कहा किसान, भ्रष्टाचार, गरीबी, काला धन, इन सब पर लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी बात है। तो कांग्रेस आपके साथ तो आनी चाहिए ना फिर। इनको भी इन मुद्दों से तो ये प्रेम है नहीं कि ये काम अच्छे हो रहे, तो फिर ये आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? ये कांग्रेस से पूछ लीजिए, ताकत बढ़े ना आपकी। कांग्रेस से ओंकार जी, अगर किसान, गरीबी, काला धन, सफेद धन, इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं ये मोर्चे के लोग, तो फिर कांग्रेस इनके साथ क्यों नहीं? कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी प्रदर्शन कर रखे हैं इस किसानों के तो और करने की और सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं। तो और करने इनके साथ हम क्या आएंगे? ये तो यहाँ इन्होंने खुद ही समर्थन मूल्य नहीं दिया है, तो इनके साथ हम क्या मिलकर जनता क्या समझाएंगे? सवाल ये 150 करोड़ रुपया, करीब 1100 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। धीरे धीरे कह रहे हैं अभी हो जाएगा। और जबकि जो चीनी मिल है, जितने भी लोग कह रहे हैं कि घाटे में चल रही है, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में सिसवा मिल एक है, सिसवा बाजार है महाराजगंज जिले में। फिर उसमें समय की कमी नहीं जाएंगे, घाटे में नहीं है। चलिए, वो घाटे में आपके मुताबिक जी समय की कमी है। बकार साहब सिसवा नहीं जाएंगे, सिसवा नहीं जाएंगे। गन्ने के बकाये के कर रखे हैं। ठीक है, वो बात समय की कमी है, समय की कमी है। उमकाना जी, समय की कमी है। आसिम बकार साहब, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में, मोदी के सामने मजबूरी है मोर्चा बनाने की, इसलिए ये मजबूरी है या नहीं? सीधा सवाल है, हाँ या ना, बस। नहीं, देखिए, इस तरह से तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा हाँ या ना से। होगा तभी मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी से कह दीजिए कि वो जितने चुनाव अब लड़ेंगे वो एनडीए के अलावा लड़ेंगे। चलिए, नहीं है जवाब आपके पास, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन एक बहुत अहम बात यहां अमिताभ जी कहने जा रहा हूं। आज एक साहब ने मुझसे पूछा, इजाजत है कह दूं? जी बिल्कुल कहिए भैया।
एक साहब ने मुझसे आज पूछा कि देखिए जब साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांग ली तो आप लोग या विपक्ष इस बात पे क्यों अड़ा है कि प्रधानमंत्री जी माफी मांगे या फिर वो इस्तीफा दें, ये तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो मैंने कहा भाई देखो, तुमने अपने स्तर से देखा और अपने स्तर से सोचा, लेकिन मसला यह है कि एक ऐसी सरकार जिसके सांसद बिना प्रधानमंत्री की मर्जी के अपना पीए ना रख पाए, जिसके गृह मंत्री बिना प्रधानमंत्री की मर्जी के अपना पीए ना रख पाए, उसके सांसद ने बिना प्रधानमंत्री की मर्जी के बयान दे दिया होगा। मसला सिर्फ इस बात का है विकास जी कि जब इतनी बड़ी बात है, मुद्दा नहीं है, ठीक है जी अमिताभ जी। विकास जी हाँ बोलिए भैया, बोलिए जल्दी जी। मुझे अब्बल का अंतिम बात कहनी थी कि ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नाम पर, अडवाणी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। बिल्कुल मांगे, इनके यहाँ तो पूरे परिवार के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। 13 लोग राजनीति में हैं और 13 वो बात आ गई, मनोज जी आ गई, मनोज जी बात आ गई, वो विषय सब जानते हैं, उसमें क्या रोज रोज एक ही बात कहना। नई बात ढूंढो तो पार्टी का भला, आपका भला, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़े, दर्शक को अच्छा लगे। वही पुरानी बातें कहां कहां तक। केवल अटल जी और अडवाणी जी के मसला क्यों भाई? नेहरू और गांधी और इंदिरा जी के नाम पर वोट कांग्रेस मांगेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अपने पुरखों के नाम पर वोट मांगना चाहिए, अपने नेताओं के नाम पर मांगना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर नारा लगना चाहिए था। कांग्रेस वाले नहीं लगाएंगे तो क्या भाजपा वाले लगाएंगे भाई? और इनको कहना चाहिए कि अब की बारी अटल बिहारी, बिल्कुल कहना चाहिए। जब आप कहते हो मन से मुलायम इरादे लोहा, तो कोई रोकता है नहीं ना। अरे भाई, लड़का अपने बाप की तारीफ नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी के बाप की करेगा? इसमें कौन सी विचित्र बात हो गई भैया? बात वो बोलो जो एटा इटावा से लेकर गाजीपुर से लेकर सुल्तानपुर तक एक्सेप्टेबल हो। आप लोग जनता कहां सोच रही और आप कहां गाड़ी दौड़ाते हो, इसीलिए फिसल जाते हो। इसीलिए जनता आप फिर स्मृति से उतार देती है समय समय पर राजनेताओं को, पार्टियों को। असीम बकार जी ने एक बात कही, देखिए तोल मोल के बोल, जमाना बदल गया, इतने विकट संचार का युग है कि खट से पकड़ जाए आदमी और भागने का रास्ता न मिले, एनएसए लग जाता है। ये जान लीजिए आजकल तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट समझ लीजिए इसको मीडिया में। पहले तो रिकॉर्ड नहीं होता था। जैसे एक उदाहरण दूं, उन्होंने कहा कि एनडीए छोड़ को चुनाव लड़के दिखा दे। एक उदाहरण दूं, महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, है ना, और सरकार बनाई, अकेले लड़ी थी। हरियाणा में एनडीए के साथ नहीं लड़ी थी, एनडीए में भजन लाल जी का बेटा शामिल था, उसको बाहर कर दिया, अकेले लड़ी। रिजल्ट है ना। तो ये प्रमाण तो देखो भैया, कहां प्रमाण है उतना अपन बोले। अब आज का जो मूल विषय था वो ये था कि भाई ये मोर्चा क्यों? मोर्चा बनाने के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, न मैं, न विकास या ना दुनिया में कोई। लेकिन हां, इस बात ये भी अक्षुण्य बात है कि भारत में गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा पार्टियां जो रही वो एकजुट नहीं रह पाई। ये भी तय है, ये भी तय है। अतीत बताता है, कोई उदाहरण देख लो, चले ही नहीं रिश्ता। मतलब गौना नहीं हो पाया, रौना तो छोड़ो, गौना ही नहीं हो पाया, ब्याह के बाद वो तलाक हो गया। होता ना गौना अपने यहां, गौना भी नहीं हुआ कभी किसी गठबंधन का। एनटीआर जैसे बड़े लोग उसके कन्वीनर रह लिए, तब भी नहीं चला गठबंधन। एक लोहिया जी और दीनदयाल जी ने कोशिश कर ली, वो तब नहीं चल पाया। हम लोग तो छोटे लोग हैं, दीनदयाल जी और लोहिया जी कोशिश करके देखे थे। कांग्रेस के खिलाफ कुछ राज्यों में सरकारें भी बनी थी जिनको संवित सरकार नाम दिया गया, लेकिन वो प्रयोग भी चला नहीं। 77 में जेल में सब एक हुए, 74 में इमरजेंसी में, और 2.5 साल में जूतों में दाल बट गई। जगजीवन बाबू अलग, बहुगुणा अलग, वाजपेयी अलग, अडवाणी अलग, चरण सिंह की ढपली अलग बज रही। क्या हुआ ना। यहां संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, रामविलास जी कल इसके साथ, परसों उसके साथ होते रहे। ये इसलिए जो बायोडेटा है ना, उस पर शक है। किसी भी आदमी के बारे में कोई आप राय बनाते हो तो उसके अतीत से ही बनाते हो ना, भविष्य तो ना हम जानते ना आप जानते हो। अतीत देख के ही एक टिप्पणी हो सकती है। वही टिप्पणी हमने की, समाचार प्रश्न की, उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
हां, मुझे जो बात समझ में शुरुआत में मैंने कही, मैं फिर उसी को दोहराऊंगा, ये लड़ाई मोदी से लड़ने की अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता वैसे कोई इच्छा भी अभी किसी के दिमाग में है, क्योंकि वो अभी व्यवहारिक है ही नहीं लड़ाई। उसके लिए दूसरी किस्म की शक्ति चाहिए। वो जो 5 लोग, मैंने 4 लोग गिनाए, ममता जी हो गई, जयललिता हो गई, विजय नवीन पटनायक हो गए, ये लोग जब तक साथ नहीं आते मायावती, तब तक बात बनती नहीं किसी बड़े घटक की, बड़े मोर्चे की। ये लोग सिर्फ इतने तक तो मैं मान सकता हूं कि आप इतनी लड़ाई के लिए खड़े हैं कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है या ये नया गठबंधन। मुझे लगता है ये कवायद इस बात की है कि इस देश का प्रमुख गठबंधन, प्रमुख विपक्षी दल कौन है। तकनीकी तौर पर कांग्रेस है, आप व्यवहारिक तौर पर प्रमुख विपक्षी दल की आसन को अपने पास करना चाहते हैं। ये लड़ाई मुझे समझ आ रही, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अतीत के काले अध्याय बताते हैं कि आपको देश को भरोसा दिलाना होगा कि इस बार आप अगर जुड़ेंगे तो टूटने के लिए नहीं जुड़ेंगे। और ये भरोसा दिलाना बहुत कठिन काम है। बकार भाई पूछिए क्यों? मैं फिर कहूंगा, हम जितने लोग बैठे हैं ना, आज राजनीति कर रहे हैं देश में, हम सब लोग छोटे लोग हैं। जब जयप्रकाश जी मौजूद थे और राजघाट पर शपथ दिलाई थी गांधी जी की समाधि पर, तब उसको भी 36 महीने एक साथ नहीं रख पाए, जब जयप्रकाश जी ने गारंटी ली थी। आज तो कोई जयप्रकाश जिंदा नहीं है ना इस देश में, या कोई है नहीं है ना उतना बड़ा नेता। जयप्रकाश जी की बात तो मानी नहीं, तू में हो गई, एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, और 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस। देश को यकीन दिलाना होगा कि इस बार टूटने के लिए नहीं जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी आपका, लगातार आप बने रहे। ओमकार नाथ सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम बकार साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका भी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना है।